Hi, guys, welcome back to another podcast. And this podcast is based on international students. And आज इस podcast में students की queries, उनके parents के questions, everything जो भी है उनके answer करेंगे Mr. जसवीत सर. Welcome to the podcast, sir. एंड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जसवीत सर लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं एंड सोबर इमिग्रेशन इज़ एन अवार्ड विनिंग कंपनी एज वेल. और एक गुड न्यूज़ और है कि अब सर को सिल्वर प्ले बटन भी मिल गया है. 118,000 समथिंग से प्लस सब्सक्राइबर हैं जो कि सर को डेली उनके पॉडकास्ट में सुनते हैं. एंड आई होप कि ये वाला पॉडकास्ट आप सबके लिए भी, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, आपको राइट गाइडेंस नहीं मिल रही, उन सब के आंसर्स जसवीत सर करेंगे. एंड आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जो स्टूडेंट्स कनाडा में इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं उनके रिगार्डिंग आपके क्या व्यूज़ हैं? जितने बच्चे कनाडा में आ गए हैं, जो मेहनत कर रहे हैं और जो अपने अपना घर छोड़ के आ गए हैं, वो जो कर रहे हैं ना, सिर्फ उनको अभी तक किसी ने बोला नहीं है कि वो जो कर रहे हैं वो आसान नहीं है. और मैं यही बोलता हूँ उनको कि भाई जो तुम कर रहे हो अभी तक की जो जर्नी है, इट्स नॉट ईजी. कोई किसी को हम पैसे दे के भी बोले ना ये कर लो, वो भी ना करे अगर उसको पता लग जाए कितनी स्ट्रगल है. तो जो बच्चे जो मेरे को ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, जो ये सुन रहे हैं और जिनको जो ये जर्नी पे हैं, ये जर्नी जी रहे हैं, सैल्यूट है उन सबको, क्योंकि ये जर्नी आसान नहीं है. आप सब एक ऐसे रास्ते पे हो जहाँ पे अपनी ज़िंदगी बना रहे हो. और कोई भी इंसान जब अपनी ज़िंदगी बना रहा है, मेहनत कर रहा है, अपने लिए कर रहा है और अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, सिबलिंग्स के लिए, ओवरऑल फैमिली के लिए कर रहा है, उसके लिए. और कुछ भी करे, आप तो चलो पढ़ाई करके वर्क परमिट लेके पीआर लेनी है, कोई कुछ भी कर रहा है उसको अप्रिशिएट करना तो बनता ही है और करना भी चाहिए. एनकरेज करना सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम पे एनकरेज करने वाला कोई नहीं है. सब लात खींचने वाले हैं या सब परेशान करने वाली बातें करने वाले हैं, या बैक होम में भी यही पूछने वाले हैं जी कितने पैसे कमा रहा है, क्या कर रहा है. कोई ये नहीं पूछ रहा कैसा है. ठीक है. तो इसलिए आई रियली 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 अप्रिशिएट कि जो जो बच्चे हैं, स्पेशली लड़कियां जो अपना घर छोड़ के आई हैं. मैं यहाँ पे एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. अपना घर छोड़ना इतना आसान नहीं होता. अगर आप मान लो मैं ये नहीं कहूँगा किसी गांव से हो या किसी छोटे टाउन से हो. मान लेते हैं कि आप छोटे शहर से हो या आप एक शहर से हो. ठीक है. मान लो पंजाब में आप जलंधर से हो, मान लो हरियाणा में आप रोहतक से हो. ठीक है. मान लो किसी एक बड़े किसी स्टेट के एक ठीक ठाक शहर से हो. आपको वो शहर छोड़ के ऑप्शन था बॉम्बे जाने का, दिल्ली जाने का, गुड़गांव जाने का और किसी और बैंगलोर जाने का, टू फाइंड अपॉर्चुनिटी. अपॉर्चुनिटी मीन्स जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, अपना करियर बनाने के लिए. आपने चूज़ किया वो भी मुश्किल था, वो कोई आसान काम थोड़ी है. लेकिन आपने चूज़ किया अपना शहर छोड़ के, अपनी कंट्री में जहाँ सेम करेंसी सेम लैंग्वेज है वो छोड़ के एक दूसरे मुल्क आना. अपना घर, स्टेट, शहर, देश सब छोड़ के एक नए देश में आना जहाँ पे आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई जानकार नहीं है, और कोई है तो वो अपनी लाइफ में बिजी है, उसके पास आपके लिए टाइम नहीं है. जो सच है, उसकी मजबूरी है. आपको सब कुछ खुद करना है फ्रॉम डे वन टिल जब तक आप सेटल नहीं होते. और उस जर्नी में पता होते टाइम 100 बार थॉट्स आते हैं वापस जाएं, 100 बार एंजाइटी होती है, 100 बार ऐसे फीलिंग आती है कि मेरे साथ के दोस्तों की शादियां हो रही हैं, मेरे साथ के दोस्त एंजॉय कर रहे हैं, मेरे साथ के दोस्तों के फादर उनको गाड़ियाँ ले दी हैं, मेरे साथ के दोस्त मज़े मार रहे हैं, घूम रहे हैं, ट्रिप पे जा रहे हैं, और मैं क्या कर रहा हूँ. कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है चलो वापस चलते हैं. कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है गलत पंगा तो नहीं ले लिया. कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे, उधर भी सही बेच के आ बात गए, है. इधर भी कुछ नहीं हो रहा. कभी कभी आगे फ्यूचर दिखता ही नहीं है. तो यही तो जब डर लग रहा है दैट मीन्स आप सही डायरेक्शन पे हो. ये उस जर्नी का हिस्सा है, जिस जर्नी पे आप चल चुके हो. अब ऑप्शन नहीं है, आप पीछे नहीं जा सकते. आप उस जर्नी पे चल रहे हो, उस जर्नी पे चलते चलते डिफ़िकल्टी आ रही है, वो डिफ़िकल्टी हम फेस कर रहे हैं और इस डिफ़िकल्टी को सॉल्व कर रहे हो आप. इतनी सारी आई, आप सब ने सॉल्व की, अब आप आगे बढ़ रहे हो. रोज़ कुछ ना कुछ आती है फिर सॉल्व करते हो, रोज़ आती है फिर सॉल्व करते हो. पॉजिटिव रह के ज़िंदगी को, इस फेज़ को निकालो. अपने अपने वर्क परमिट्स लो, जिनके आगे हैं पीआर लो. जिनकी पीआर आ गई है तो पीआर एक 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 डॉक्यूमेंट है जो बैक ऑफ द माइंड आपके अटका हुआ है कि पीआर नहीं हुई, पीआर कैसी होगी. जैसे ही पीआर हो जाएगी आपको कि बस इतना सही था, अब तो ज़िंदगी शुरू हुई है. पीआर एक डॉक्यूमेंट है जो आपको कनाडा आने के लिए रास्ता देता है कि आपको वीज़ा नहीं चाहिए, जब मर्जी आओ जब मर्जी जाओ बस. बाकी आप यहाँ पे फुल टाइम जॉब करो, जो मर्जी करो, आपको परमिट्स नहीं चाहिए, बस रहने के लिए आपको परमिशन मिल गई. दैट्स अ स्टार्टिंग.
अब ज़िंदगी बनानी है, अब काम करना है, अब करियर बनाना है, अब पैसे कमाने हैं, या अब यहाँ पर रिलेशनशिप बनाना है लोगों से, अपना सर्कल बनाना है। इंडिया में जो रिलेशनशिप थे पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, वो तो माँ बाप के दिए हुए थे। अब तो आपको अपना सर्कल बनाना है, कैसे दोस्तों से दोस्ती करनी है, कैसे लोगों के साथ उठना है, कैसे किसके साथ बैठना है, किसके घर जाना है, किसके घर नहीं जाना, किसको बुलाना है, किस शहर में बसना है, कैसी नौकरी करनी है, किस चीज़ को करियर बनाना है। ऐसे हज़ारों क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे पीआर होने के बाद कि अब क्या करें, ठीक है, शादी करनी है, नहीं करनी, कितना टाइम रुक के करनी है, ये सब थॉट्स। तो अगर आपके आसपास कोई बच्चा है और वो मेहनत कर रहा है, उससे इतनी सी बात करो कि कैसे चल रहा है, या आप उस स्ट्रगल में हो, दूसरे वाले से पूछो कि भाई कैसे चल रहा है। कुछ आप उसको एडवाइस दे सकते हो, कोई आपको एडवाइस दे सकता है, सबकी सुन लो। कहीं हमें सब कुछ नहीं पता। ये एग्जांपल मैंने कई बार दिया, मैं एक बार और देता हूँ एग्जांपल, और ये मैं डे टू डे लाइफ में भी देता हूँ। अपने अपने से बड़ों से दोस्ती करो। जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं ये सुन रहे हैं, जितने यंगस्टर्स हैं ये सुन रहे हैं, अपने से बड़ों से दोस्ती करो। मान लो आप और आपके साथ वाला दोनों सेम एज के हो, आप दोनों खड़े हो, आपके सामने दो रास्ते हैं, ए और बी। आप दोनों कहोगे चल बी पे चलते हैं, ना उसको पता है कौन सा सही रास्ता है, ना आपको पता है। दोनों एक्सपेरिमेंट करोगे, चल बी पे चलते हैं। बी पे गए, दोनों को लगा यार गलत रास्ता आ गया, वापस चलते हैं, ए सही रास्ता था। टाइम, पैसा, एनर्जी सब वेस्ट हुआ। अब ऐसे में आप दोनों में से एक बड़ा था, मतलब तजुर्बेकार, एक्सपीरियंस था, और वो आपको पहले कह देगा कि बी उस रास्ते पे नहीं जाना, ए पे चल, क्योंकि मैं बी पे होके आ गया हूँ, टाइम वेस्ट होएगा, पैसा वेस्ट होगा, ए पे चल। तो ए, आप अपने बड़े की सुन के ए पे जाओगे, टाइम, पैसा, एनर्जी सब सेव करोगे, और आपको सही रास्ता जल्दी पता लग गया। तो जो गलत रास्ता है वो आप अवॉइड कर लोगे, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपके साथ वालों का तजुर्बा था। तो आप चाहे काम प्रोफेशनली, चाहे मतलब कोई भी आपके लाइफ में सिचुएशन हो, ऑलवेज चूज कि एक्सपीरियंस बंदा क्या कह रहा है, उससे सलाह ले लो, उससे बात कर लो, ठीक है। सेम अभी ये जो जर्नी है आपकी कनाडा में पीआर होने की, ये कोई मजाक नहीं है। मतलब अगर अब किसी को, आपको पहले बता दिया जाता कि कनाडा में ऐसे ऐसे होगा, शायद आप नहीं आते, या आपको कोई पिक्चर दिखा देता ना कि ये 2 घंटे की ऐसे ऐसे होगा वहाँ पे वर्चुअली, आप नहीं आते। लेकिन आपको कुछ करना था और ऑप्शन था, अब आ गए हो, अब बस फट्टे चक दो। और कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ डिस्कस करना है, करियर से रिलेटेड कोई बात करनी है, इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई बात करनी है, आपको पता है हम बैठे ही हैं, तो सोबर इमिग्रेशन को टैग कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर दिस आंसर, और मुझे ये आंसर सच में बहुत अमेजिंग लगा, आपने बहुत अच्छी एग्जांपल्स दी। और नेक्स्ट क्वेश्चन सर, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के स्पाउसेज हो गए या फिर उनके पेरेंट्स हो गए जो बैक होम है, उनके रिगार्डिंग आपके क्या व्यूज़ हैं? ये मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं लोगों को समझाता हूँ, डांटता हूँ इससे रिलेटेड कि भी आपने अपने बच्चों को कनाडा भेज दिया, उनकी लाइफ आसान नहीं है, स्पेशली इस टाइम पे जब कनाडा में जॉब्स नहीं है, कनाडा में रेसिज्म बढ़ गया है। आप अपने बच्चों को परेशान मत करो, उनको फ़ोन कर करके उनसे पैसे मत बोलो कि पैसे भेज, हमने कर्जे उतारने हैं, या कुछ और प्रेशराइज मत करो। चाहे लड़कियों को शादी के लिए, लड़कों को किसी चीज़ के लिए, उनसे बात करो। दे नीड योर इमोशनल सपोर्ट, दे नीड योर फाइनेंशियल सपोर्ट। उनको परेशान करना अगर अवॉइड कर सकते हो अवॉइड करो, बेमतलब की बातों पे क्लेश मत क्रिएट करो। स्पाउसेस जितने भी सुन रहे हैं, स्पेशली जो हम यहाँ पे देखते हैं एवरीडे, जो केसेस हमारे पास आते हैं, जितने भी लड़कियाँ यहाँ हैं, उनके हस्बैंड्स उनको वहाँ से परेशान करते हैं। परेशान क्या, वो भी सही है, वहाँ पे बैठे हैं, उनको रिश्तेदारों ने उंगली कर देते हैं कि भी यार वो गई, तेरे को नहीं बुलाएगी, ये यार वो है। लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, सबके लिए मुश्किल है, लेकिन लड़कियों के लिए थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। आप उससे ये उम्मीद मत करो कि वो आप यहाँ पढ़ाई भी करेगी, काम पे भी जाएगी, और आपसे गप्पे भी लड़ाएगी। उसके लिए पढ़ाई करना बहुत टफ है, फुल टाइम काम है पढ़ना, पढ़ाई भी करना, और फिर कहीं पे जॉब पे जाना, एक एक 2-2 घंटे बसों पे लगते हैं एक साइड। तो मान लो 2 घंटे एक साइड लगे, 1.5 घंटा लगा, तो 3-3 घंटे दिन में ट्रैवलिंग में ही चला गया। फिर बंदा थक भी जाता है, फिर 8 घंटे कहीं जॉब भी करनी है, फिर उसके बाद पढ़ना भी है, असाइनमेंट्स भी करने हैं। इट इज़ नॉट ईजी। लीस्ट कम से कम जो आप कर सकते हो वो उसको सपोर्ट कर सकते हो, कम से कम जो आप कर सकते हो वो उसको परेशान ना करना कर सकते हो। कम से कम आप ये कर सकते हो कि उसको पैसे चाहिए तो भेज दो, कम से कम उससे उसका हालचाल पूछ लो, या वो जब फ्री होगी तो आपको फ़ोन कर लेगी, या जब फ्री होगा तो आपको फ़ोन कर लेगा। उसको सपोर्ट करो इमोशनली, और उसको ये मतलब आपसे दूर रहना आसान उसके लिए भी नहीं है, लेकिन वो आपके लिए ही कर रहा है कि उसको पीआर मिलेगी तो आपको भी पीआर मिलेगी। देयर इज़ अ बॉन्ड बिटवीन यू बोथ। अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है।
मैंने बहुत सारे कलेश होते देखे हैं, घर टूटते देखे हैं, डिवोर्स होते देखे हैं, इसी रीज़न की वजह से कि अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। वहाँ से लड़के ने प्रेशर डाला, लड़कियाँ फैल गई, फिर वो बोल रहा है जी मेरे को बुला नहीं दी, कलेश खुद ने किया। या कई सारी लड़कियाँ यहाँ पे आके मुकर गई, मैं हम नहीं बुला रही है, जो जेन्युइन नहीं थे, जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस थी। कई सारे लड़कों ने कहा यहाँ आके कि भी यार हम बात नहीं कर सकते, हमें प्रेशर आ रहा है कि जल्दी पक्का करा, या वापस इंडिया आ, तू लड़की से शादी करके चला गया, जल्दी वापस आ। तो इट इज़ नॉट ईजी। तो जितने पेरेंट्स स्पाउसेस सुन रहे हैं इस टाइम पे स्पेसिफिकली, पीआर बहुत टफ है, सबको नहीं मिलनी। ये अपनी अपनी लड़ाई सबकी चल रही है, अपनी अपनी स्ट्रगल सबकी चल रही है। इस स्ट्रगल में अपने स्पाउसेस को, अपने बच्चों को साथ दो, पूछो उनको कोई नीड तो नहीं है। बहुत बच्चों को डिप्रेशन हुआ है, बहुत बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, बहुत बच्चों के छोटी छोटी उम्र में हार्ट फेल हो रहे हैं, हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। दिस इज़ लीस्ट यू कैन डू इज़ सपोर्ट देम। तो ये पेरेंट्स और स्पाउसेस के लिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन सर, रोज़ एक ना एक बच्चे को तो ये बात कहते सुनते हैं कि मैं वापस चला जाऊंगा या मैं सोच रहा हूँ वापस जाने का। तो जो स्टूडेंट्स ये प्लान कर रहे हैं कि बैक होम चले जाएं, तो उनके बारे में क्या कहोगे? जितने बच्चे सोच रहे हैं वापस चले जाएं, पहले बहुत कम जाते हैं। दूसरा, जिन्होंने कर्जे उठा के आए हैं उनके पास ऑप्शन नहीं है, दे कांट गो बैक। तीसरा, जिन बच्चों को ब्रेक चाहिए, इमोशनली जाना है, बिल्कुल जाओ। चौथा, जिन बच्चों ने जाना ही है, जिनको पता है मैं इंडिया में भी कुछ ना कुछ कर लूँगा, बिल्कुल जाओ। और जिनको ऐसा लगता है कनाडा में कुछ हो सकता है, मैं वापस जाऊँगा, मेरा क्या बनेगा, मैं वापस आ सकता हूँ कि नहीं, हमसे मिल के जाओ। बहुत सारी जॉब्स हैं जो इंडिया जाओगे 6 महीने कर लोगे, पीआर आ जाओगे। 1 साल कर लोगे तो वापस आ जाओगे। पीआर पे वापस आ सकते हो। कोई दुनिया ख़त्म नहीं हुई कि ये कनाडा में अगर पीआर नहीं हुई तो हम वापस कभी पीआर नहीं होगी। आपने बहुत सारी चीज़ें अचीव की हैं, आपको कनाडा में पढ़ाई के पॉइंट्स मिले हैं, आपको कनाडा में काम करे हैं उसके पॉइंट्स मिले हैं। तो पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। इंडिया जाओगे, वहाँ से भी नौकरियाँ अप्लाई करते हो, कोई एम्प्लॉयर आपको मिल जाए, वो आपको एलएमआई दे के बुला सकता है। बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले अगर जाना है, पक्का हो गया कि मैंने तो इंडिया जाना ही है, तो हमसे अपॉइंटमेंट बुक करो, आओ, मिल के जाओ। आपको ऑप्शंस देते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास हैं, कौन सी जॉब करनी चाहिए। जाओ, काम करो, मेहनत करो और वापस आ जाना। अगर मन में है कि हाँ 1% पीआर मिल जाए तो नथिंग लाइक इट। ठीक है। बहुत बच्चे हैं जेन्युइनली रहना चाहते हैं लेकिन ऑप्शंस नहीं है, वर्क परमिट खत्म हो गया, उनको जाना पड़ रहा है, वो भी मेरे से मिल के जाओ। नहीं मिल सकते, फ़ोन पे बात कर लो, इंडिया चले गए वहाँ से कंसल्टेशन बुक कर लो, बात कर लो। कुछ जॉब्स हैं हेल्थ केयर की और ट्रेड की जो इंडिया जाके 6-6 महीने नौकरियां कर लोगे, पीआर पे वापस आओगे। अगर आपका 8777 आइल्स में स्कोर है, लिसनिंग में 8 बाकी में 7, जो CLB 9 बनता है, या सेल्फ हेल्प का एग्जाम देना है तो 9 ईच देना है, 9 ईच लेके आना है। अगर वो आता है और इंडिया में 1 साल के एक्सपीरियंस गेन कर लो तो यहाँ से जाने के बाद भी तो भी 50 पॉइंट्स मिलते हैं। तो आप यहाँ कनाडा बैठ के LMI लेना और उसके 50 पॉइंट्स क्लेम करना, उसको पैसे लगाना, इससे बेटर इंडिया जाके 1 साल का एक्सपीरियंस गेन करो, उसके 50 पॉइंट्स क्लेम कर लो। पॉइंट। इंडिया जाओ, 6 महीने का हेल्थ केयर का एक्सपीरियंस लो, कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ में क्वालिफाई कर जाओ। ट्रेड का 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस गेन करो, कैटेगरी बेस्ड में क्वालिफाई कर जाओ। हेल्थ केयर का नॉक कोड है 33101, 33102, 33103, 33109। इसके अंदर 10-10 जॉब टाइटल्स हैं, तो टोटल 40-50 जॉब्स मैंने अभी बता दिए हैं पिछले 3 सेकंड में। अगर ये जॉब्स जाके कर लोगे इंडिया में, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, कनाडा में भी नहीं चाहिए, कनाडा भी कर लोगे तो कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, कोई सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ जॉब चाहिए। और अगर थोड़ी बहुत स्किल्स हैं, आपको जॉब मिलती है, 6 महीने नौकरी करो और आप क्वालिफाई कर जाओगे। लास्ट हेल्थ केयर का ड्रॉ था 463, उससे पहले था 445, उससे पहले था 425 अप्रॉक्सीमेटली, शायद यही था। ट्रेड का लास्ट ड्रॉ था 433। ट्रेड में जॉब्स बता देता हूँ: कारपेंटर, वेल्डर, कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर, रेजिडेंशियल कमर्शियल इंस्टॉलर। मान लो कमर्शियल, रेजिडेंशियल कमर्शियल इंस्टॉलर मतलब टीवी फ्रिज इंस्टॉलर, कैबिनेट इंस्टॉलर, वाटर कूलर इंस्टॉलर। मतलब ऐसी ऐसी जॉब्स है जिसमें कोई लाइसेंस नहीं, कुछ नहीं, एक्सपीरियंस चाहिए। हेल्थ केयर के अंदर लड़के अप्लाई नहीं करते, लड़कियों के पास एडवांटेज है। ट्रेड के अंदर लड़कियां अप्लाई नहीं करती, लड़कों के पास एडवांटेज है। सिर्फ आपको अपनी अपनी फील्ड में, जैसे मैंने हल्का से डिवाइड करके दिया कि हेल्थ केयर लड़कियां कर लें और ट्रेड लड़के कर लें, जॉब ढूंढनी है। 50% तो कंपटीशन बाहर, क्योंकि लड़कियां नहीं अप्लाई कर रही, वहाँ लड़के अप्लाई नहीं कर रहे, और मेजॉरिटी बच्चों को पता नहीं है। तो आपके पास एडवांटेज है जो ये सुन रहे हो, तो जिसको पहले पता लगेगा वो एडवांटेज लो, जॉब्स ढूंढो, एक्सपीरियंस गेन करो, पीआर डालो। ऐसे 100 तरीके हैं पीआर लेने के, लेकिन किसके लिए कौन सा रास्ता है, बेस्ट क्या है, किसको कौन सी जॉब्स करनी चाहिए, कितना आइल्स में नंबर लाए, क्या करे, उससे पीआर हो जाएगी।
ये मत कभी करना कंपेयर करना अपने आप को किसी और से कि उसकी 3 महीने पीआर आ गई, उसकी 6 महीने पीआर आ गई, उसकी 2 साल में आई, मेरी नहीं आई, उसका आइल्स में। हर एक का अपना अपना प्रोफाइल है, हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस है, किसी की एज ज़्यादा है, किसी की कम है, किसी को आइल्स की एडवांटेज है, किसी को नहीं है, किसी के पास फ्रेंच है, किसी के पास नहीं है, किसी को बैक होम एक्सपीरियंस है, किसी के पास नहीं है, किसी के मास्टर्स है, किसी के पास नहीं है, किसी की कैनेडियन एजुकेशन है, किसी के पास नहीं है। अब कैनेडियन एजुकेशन में भी किसी के पास 3 साल की है, तो उसकी 3 साल की एडवांस डिप्लोमा जो होता है वो बैचलर्स काउंट होता है। किसी के पास 2 साल की डिप्लोमा है, तो किसी के पास मास्टर्स है। हर एक का अपना अपना, किसी से हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। 2 लड़के बिल्कुल सेम है, लेकिन एक की पीआर होगी क्योंकि उसकी वाइफ की फाइल स्ट्रांग थी, वो तो छड़ा है, ठीक है, या उसकी वाइफ की इंग्लिश नहीं है, तो कुछ नहीं कंपेयर कर सकते, किसी से कंपेयर नहीं करना। अपनी प्रोफाइल देखो, अपनी प्रोफाइल असेस कराओ, हस्बैंड वाइफ हो दोनों कराओ, दोनों के 2-2 रास्ते खोल लो, 4 रास्ते हो गए, मिलके इस पे चलो, जिसकी पहले पीआर 4 में से एक रास्ता मिल गया, पीआर हो गई, दोनों की पीआर हो गई। पहला प्रायोरिटी क्या है, बैकअप 1 क्या है, बैकअप 2 क्या है, बैकअप 3 क्या है। अगर आपके पास ऐसे कोई स्ट्रैटेजी बना के आपको दे दे, आपको आपके पीआर के रास्ते दिखा दे, सिर्फ उस पर चलना है और कुछ नहीं करना है। आइल्स सब ला सकते हैं, 5 पर 10 बार पेपर तो क्यों नहीं आएगा, क्या इम्पॉसिबल है, कुछ भी नहीं अगर वो करना चाहे तो। जॉब लेना कुछ मुश्किल नहीं है, 2 महीने लग जाएंगे, 3 महीने लग जाएंगे, एक जॉब ही तो करनी है, मिलेगी उसके तो बाद सही। मिलेगी, उसके बाद करनी तो है। पूरे कनाडा में एक नौकरी चाहिए, नहीं होती कनाडा में, इंडिया में बता देता हूँ, इंडिया में जाके कर लो। मतलब मैं इतना आसान कर रहा हूँ, लेकिन रास्ता बताऊंगा, लेकिन उस पर चलना तो आपने है, मेरा काम तो बताना है, ठीक है। और जितने शॉर्टकट ढूंढने जाओगे, उतने लोग आपको एक्सप्लॉइट करेंगे, उतना लोग आपके साथ स्कैम करेंगे, उतने लोग आपसे पैसे लेंगे। लेकिन आप जाओगे तो कोई आपके घर नहीं आ रहा कि भाई हमसे एलएमआई ले लो, कोई आपके घर नहीं आ रहा पेरोल चलवा लो, कोई आपके घर नहीं आ रहा फर्जी शादी कर लो। आप जाते हो, आप मांगते हो, तब वो देते हैं। आप मांगते हो जी एलएमआई करा दो, तो फिर कोई आपको देगा। आप जाओगे पेरोल चला दो, तो कोई चलाएगा। ये तो है। आपके घर कोई नहीं आया, फिर बाद में मत बोलो जी वो पैसे लेके भाग गया। अभी कल परसों भी हुआ, एक कपल आया, एक आंटी है जी माल्टन में, वो हमारे पैसे लेके चली गई। इमिग्रेशन का काम करती है इस नाम से, कोई ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है, उन्होंने हमसे इतने पैसे लिए, हमने हमारा पेरोल चलाना था, वो हमसे पैसे लिए, अब फ़ोन नहीं उठा रही, वो गायब हो गई है। हाँ लिटरली। तो अब उस आंटी के पास कौन गया, वो खुद ही गए कपल। हम 10-15 हज़ार नुकसान होगा, तो अब हम्म। किसको ब्लेम करोगे। तो अब मैंने रास्ते बता दिए, लेकिन कहने का मतलब ये है कि देर इज़ नो शॉर्टकट, देर इज़ नो शॉर्टकट। शॉर्टकट इतना हो सकता है कि आपके एम्प्लॉयर ने आपको एलएमआई दे दी, पीएनपी दे दी, आपको हेल्प मिल गई, आपको सही टाइम पे सही जॉब मिल गई, सही टाइम पे आपने आइल्स क्रैक कर लिया, सही टाइम पे आपको पता लग गया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सही टाइम पे गलत जॉब करने से बचा लिया किसी ने कि ये जॉब मत कर, पीआर नहीं होगी, ठीक है। तो और हर चीज़ कोई आपको सलाह दे रहा है तो ऑनलाइन जाके खुद पढ़ लो, ठीक है। मान लो आपको सड़क सड़क पे चलते हुए किसी ने, दोस्त ने, या वैसे ही आपके रूममेट ने, फ्रेंड ने, किसी ने कोई सलाह दे दी, उसके पास कितना एक्सपीरियंस है, उसके पास उतना एक्सपीरियंस है कि आप मैक्सिमम अपनी एप्लीकेशन खुद की है, या उसने कि 4 जगह से कुछ 4-4 बातें सुनी है और उसकी खिचड़ी पका के आपको पकड़ा दी है। तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आई है दैट इज़ नॉट फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। कभी भी इन्फॉर्मेशन पे रिलाई करना है, वो या तो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे कुछ लिखा है वो, या आपको लाइसेंस्ड एक्सपीरियंस बंदा जो कह रहा है वो। और अगर आपको कोई कुछ कह भी रहा है, लाइसेंस एक्सपीरियंस बंदे ने कोई बात रखी है, उससे बोलो गवर्नमेंट वेबसाइट का लिंक दे दे, कहाँ लिखा है। मैं अगर कोई सलाह देता हूँ, मैं उसके साथ और मेरे क्लाइंट को कोई डाउट है कि यार ये तो कभी सुना नहीं, हम 4 लोगों के पास गए थे, उसने तो ये बताया नहीं, तो मैं उसको बोलता हूँ ये ले लिंक, इस पर पढ़ ले। ऑफिशियल वेबसाइट पे होगा तो। जैसे एग्जांपल देता हूँ, एक था ब्रिजिंग ओपन वर्क परमिट, जिनकी पीएनपी प्रोसेस में वो ब्रिजिंग ओपन वर्क परमिट लगा सकते हैं। इट इज़ नॉट कॉमन, कईयों को लगता है अप्रूवल पे लगा सकते हैं, कईयों को लगता है एप्लीकेशन एक्सप्रेस एंट्री के लिए तब लगा सकते हैं, लेकिन अगर ब्रिजिंग वर्क परमिट अगर आपका पीएनपी प्रोसेस में, तब भी लगा सकते हो, ठीक है। तो वो मेरे कई क्लाइंट थे, वो कहते नहीं हमने सुना ही नहीं, हमें तो 10 लोगों से बात की, उन्होंने मना कर दिया, नहीं हो सकता। इमिग्रेशन वालों से बात की, वो कह रहे नहीं हो सकता। मैंने गवर्नमेंट वेबसाइट का लिंक भेजा, मैंने कहा इसको पढ़ लो और इस पर देखो क्या लिखा है। और एक लड़के को तो अप्रूवल आया, मतलब जिस दिन मैं फाइल सबमिट की, वो कह रहा है सर आपको लग रहा है आप कर रहे हो, मेरे को तो अभी भी उम्मीद नहीं है। जब अप्रूवल आया तब उसने माना कि हाँ हो सकता है। तो मैं तो उठा के गवर्नमेंट वेबसाइट का लिंक भेज देता हूँ कि भी इसको पढ़ लो। जो स्टूडेंट्स हैं उनको पीआर कंसल्टेशन कब लेनी चाहिए? जितने ही बच्चे हैं, जो जो स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ रहे हैं आगे, उनको बेस्ट टाइम होता है पीआर कंसल्टेशन का जब उनकी पढ़ाई ख़त्म हो रही होती है। या तो पढ़ाई शुरू हो रही है, पढ़ रहे हो साथ साथ पढ़ लो,
लेट से लेट भी जब पढ़ाई खत्म हो रही है, लास्ट सेमेस्टर है, तब कंसल्टेशन ले लो, पता लगे मेरे को कौन सी जॉब लेनी है, पता लगे मेरा पीआर कैसी होगी, मेरा टारगेट क्या है, कितना टाइम लगेगा, कौन से प्रोग्राम चूज करूँ, कहीं मूव करना है नहीं करना। कई बार कोई बताने वाला ही नहीं होता कि मूव करना चाहिए कि नहीं, गाइडेंस ही नहीं होती। क्योंकि उनको लगता है कि सब बच्चे मूव कर रहे हैं तो मुझे मूव करना चाहिए। अब ये नहीं पता कि सब बच्चों की वीकनेस क्या है और आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, राइट। सब बच्चे मूव कर रहे हैं, मुझे मूव करना चाहिए। हर एक प्रोविंस की अपना अपना कोटा होता है। मैं एग्जांपल देता हूँ कि नोवा स्कोशिया का वहाँ पे कोटा है लेट्स से 7,000 का, तो 70-80,000 बच्चा बैठा है। एल्बर्टा का कोटा है 5,000 का, 34-35,000 लोगों ने एक्सप्रेस में ट्रस्ट डाल दिया है। तो हर प्रोविंस का अपना अपना कोटा होता है। अगर वो कोटा भर गया तो उससे ज़्यादा तो पीआर दे नहीं सकते, अगर आप पीएनपी के पीछे भाग रहे हो तो आपको पहले ये देखना कि आपको जाना चाहिए कि नहीं, और वो कब उन बताएगा, इमिग्रेशन कंसल्टेंट या लाइसेंस इमिग्रेशन कंसल्टेंट या लॉयर जिसके पास एक्सपीरियंस है, आपके साथ बैठेगा, आपसे बात करेगा, आपको एनकरेज करके आपको आपको स्ट्रैटेजी बना के देगा कि ये आपका ऑप्शन 1, 2, 3 इस पे चलो पीआर मिलेगी, ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा तो ये। आज मेरी एक शाहरुख अली उसका नाम है क्लाइंट का, उनसे बात हुई, तीसरी कंसल्टेशन थी। मैंने पहली कंसल्टेशन दी, मैंने कहा ये करके लाओ, ये आपके ऑप्शंस है। ये डेडिकेशन है उस क्लाइंट की, एंड मज़ा आता है मेरे को ऐसे लोगों के ऊपर एक्स्ट्रा टाइम लगाने में। अगर मेरे को बाद में ईमेल भी करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ मैं टाइम निकाल के जवाब दूँ, हालांकि मेरा बनता नहीं है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि व्हेन समबडी इज वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स द गोल, आप एक हाथ ही तो लगा सकते हो मैक्सिमम, वो भी उसके लिए बहुत बड़ा है। उस बंदे ने फैमिली के साथ है, उसने पहली कंसल्टेशन ली, मैंने उसको काम दिया, उसने उस पर काम किया और उसने बोला सर ये तो नहीं हो रहा, मैंने कोशिश कर ली नहीं हो रहा। सेकंड कंसल्टेशन हुई, मैंने उसमें सेकंड होमवर्क दिया, अच्छा ये कर लो। तो आज थर्ड हुई, कह रहा है जी सेकंड आपने दी थी 2 महीने पहले, उस पर हमने सारा काम किया, वो भी पॉसिबल नहीं है, एम्प्लॉयर मना कर रहा है, ये भी नहीं हो सकता, अब क्या करें। तो आज थर्ड हुई, मैंने उसको थर्ड होमवर्क दिया, मैंने कहा ये कर ले सर, ये तो लग रहा हो जाएगा क्योंकि ये मेरे कंट्रोल में है, मतलब उसके कंट्रोल में है। मैंने उसको बोला मास्टर्स कर ले। तो 100 तरीके हैं। पीआर कभी ऐसा नहीं होगा कि जब तक कोई क्राइम नहीं करोगे सीरियस, तब तक कोई नहीं मतलब अब बचा सकता आपको। लेकिन अगर जेन्युइनली रहोगे, पीआर हो जाएगी। हो सकता है 1-2 साल लेट आ जाए, लेकिन पीआर हो जाएगी, रास्ते बहुत है। जो कपल्स हैं यहाँ पे जो अभी वर्क परमिट पे है या फिर एक स्टूडेंट है एक वर्क पे है, तो उनको लाइक वो कैसे पीआर ग्रैब कर सकते हैं या क्या कंसल्टेशन है उनके लिए? जितने कपल यहाँ हैं, एक वर्क परमिट पे आ गया और एक स्पाउसल ओपन वर्क परमिट पे, या एक पढ़ रहा था पीजी अब पीजीडब्ल्यू पे आ गया है, और वाइफ या स्पाउस दूसरा पार्टनर स्पाउसल ओपन वर्क परमिट पे आ गया है, आपके पास बहुत एक्स्ट्रा एडवांटेज है। मैंने याद है मैंने अभी सबसे पहले क्वेश्चन में भी ये बोला था, आपके पास एक्स्ट्रा एडवांटेज है। आप 2 बंदे हो, 2 1 और 1 11 हो आप में से अगर दोनों आइल्स दे दें और मैं दोनों की कंसल्टेशन कर दूं, वाइफ के भी 3-4 रास्ते खोल दूं और हस्बैंड के भी 3-4 रास्ते खोल दूं, तो मान लेते हैं 2 रास्ते वाइफ के, 2 रास्ते हस्बैंड के, 4 रास्ते हो गए। तो 4 में से किसी का एक का रास्ता ओपन हो गया, पीआर आ गई, तो दोनों की पीआर आ गई। लेकिन अगर हस्बैंड बोलता है जी मेरे तो नहीं होनी इंग्लिश, या मेरे से इंग्लिश नहीं होगी, मैं आइल्स नहीं दे सकता, ठीक है, मेरे तो 0 है, तो 2 साल पढ़े, मेहनत करके आइल्स में नंबर ले आओ, 4-4 5 पर नंबर ले आओ। अगर हस्बैंड हिम्मत कर ले आइल्स में नंबर ले आए, या वाइफ पार्टनर दूसरा जिसकी नहीं आइल्स अच्छी, वो हिम्मत करके आइल्स में नंबर ले आए, तो दोनों के रास्ते खुलने चाहिए। और बिल्कुल भी फैमिली प्लानिंग मत करो, बच्चे बच्चे पैदा मत करो, पहले पीआर ले लो, पीआर इंपॉर्टेंट है। बच्चे ने आपको कोई नंबर नहीं देने, कोई उसकी वजह से आपको पीआर नहीं मिलेगी। आपको अपनी पीआर अपने बलबूते लेनी है, पहले पक्के होना है, फिर ये सब चीज़ें देख लेना। हस्बैंड एनकरेज करे वाइफ को और वाइफ एनकरेज करे हस्बैंड को। वाइफ पकड़ ले एक इंडस्ट्री, एक पीआर पाथवे, हस्बैंड पकड़ ले एक। मान लो हस्बैंड पकड़ ले ट्रेड का और वाइफ पकड़ ले हेल्थ केयर। ऐसे कर लो, जिसके पहले पीआर होगी हो गई। एटलीस्ट ऑप्शंस तो हैं ऑप्शंस आपके तो हैं। पास। एक पार्टनर दूसरे प्रोविंस पे पीआर टारगेट कर ले, और दूसरा पार्टनर जो 0-1-2-3 की जॉब चाहिए वो साथ चले जाए, ठीक है। वो तो कोई भी 0-1-2-3 की जॉब करके पीआर हो जाएगा, और हस्बैंड कोई ना कोई अपना पीएनपी का रास्ता खोल देगा, ओके। ठीक है। हस्बैंड ट्रेड की जॉब कर ले, मुश्किल काम हार्ड वर्क कोई कर ले, हार्ड वर्क का। वाइफ 0-1-2-3 की जॉब, मतलब बहुत सारे सिचुएशंस बन सकती हैं जहाँ पे पीआर हो सकती है। लेकिन अगर आप इकट्ठे आके कंसल्टेशन लो कि मैं क्या करूँ, मेरी वाइफ क्या करे, या मैं क्या करूँ, मेरा हस्बैंड क्या करे, हमें होमवर्क दे दो,
मैं होमवर्क दूंगा, उस पर चल लेना, पीआर हो जाएगी। सबसे बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि आप कपल हो, एक दूसरे के लिए साथ हो, इमोशनल सपोर्ट है। एक बंदा खाना बना देता है, एक बंदा थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमा लेता है, मिलके तुम एक दूसरे को, और डिप्रेशन नहीं होता, एक दूसरे को हिम्मत देते हो, थोड़ा टाइम घूम फिर भी लेते हो। तो सबसे बेस्ट हैं वो लोग, अब उनके पास एडवांटेज है। और कल को अगर जाना ही पड़ जाए, तुम दोनों ने इकट्ठे यहाँ स्ट्रगल किया, तुम दोनों को कैंडिडेट जर्नी का पता है, एक दूसरे की मेहनत का पता है, तुम्हारी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। अगर वापस भी जाओगे तो पता है कनाडा कैसे आना है, पता है इंडिया हम क्या करें। क्या क्या चाहे लाइक रूल्स चेंज हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, काफ़ी स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे इंडिया में हैं जो कि कनाडा आना चाहते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग आप क्या कहोगे जो 2025 या 2026 में प्लान कर रहे हैं कनाडा आने के लिए? जो भी बच्चे अब कनाडा आना चाहते हैं, सबसे पहले जब मैंने बार बार बोलता हूँ, और लोग इस बात को कहते भी कि आप बोलते भी ऐसे हो, कि 12th पहले तो आए भी ना, 12th के बाद बच्चा कनाडा नहीं आना चाहिए। 18 साल का बच्चा कनाडा नहीं आना चाहिए। 18 साल के बच्चे को ना भी दुनियादारी का पता है, ना उसके माँ बाप ने उसको घर से निकाला है। अगर माँ बाप को लगता है जी इसको हम सीधा ही कनाडा भेज देंगे और वहाँ जाके सीधा ये मैच्योर हो जाएगा, तो आप उसको खड्डे में घेर रहे हो। नो डाउट बच्चा जल्दी आ जाता है, थोड़े धक्के खा लेगा, वो इस सिस्टम में जल्दी घुस गया, उसके लिए मुश्किल है पीआर लेना एज कम्पेयर टू जो ग्रेजुएशन के बाद आया, मास्टर्स के बाद आया, और कंपटीशन बहुत टफ है। एक कंट्री कुछ कोई संभाल सकती है, बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं संभाल सकती। तो जैसे कैपेसिटी होती है वो फुल हुई पड़ी है, सेम ओवरलोडेड हुआ पड़ा काम। तो प्लीज़ 12th के बाद वालों को मत भेजो। एक उनको थोड़ी मेच्योरिटी आ जाएगी, दुनियादारी का पता लग जाएगा, क्राइम में और चीज़ों में जहाँ पे इजीली वो इस छोटी उम्र में घुस सकते हैं उसमें नहीं घुसेंगे, ड्रग्स में नहीं घुसेंगे, बहुत ओपन है यहाँ पे, क्राइम असॉल्ट और चीज़ों मल्टी चीज़ों में नहीं घुसेंगे, लड़कियाँ गलत कामों में नहीं घुसेंगी। अगर आप उनके उनके सर पे कोई है, या थोड़े से मेच्योर होके आएंगे, इंडिया में एक्सपीरियंस लेके आएंगे, इंडिया में बहुत इंडिया ग्रो कर रहा है, अच्छी अच्छी जॉब्स है, सीख के आएंगे, कुछ इंटर्नशिप करेंगे, कुछ जॉब्स करेंगे, और थोड़ा एक्सपोजर मिलेगा, वो एक्सपोजर उनके काम आएगा। करियर बनाना है यहाँ पे, अच्छी जॉब्स लेना कोई आसान नहीं है, और जॉब्स करके सर्वाइवल नहीं होता है, ठीक है। तो अपने बच्चों को 12th के बाद मत भेजो, उनको ग्रेजुएशन कराओ तब भेजो। ज़्यादा उनको प्रेशर है, उनको बोलो फ्रेंच सीख ले तब भेजेंगे। तो ग्रेजुएशन 3 साल की कर रहे हैं, साथ साथ बोलो फ्रेंच सीख ले, 2-3 साल में हम फ्रेंच सीख जाएगा, सीधा पीआर भी आ सकता है वो इंडिया से, अगर वो फ्रेंच सीख गया तो उसको बोलो फ्रेंच सीख, ग्रेजुएशन कर ले, फिर भेज देंगे। पढ़ाई के साथ साथ काम कर ले, वो एक्सपीरियंस काउंट होगा, उसके पॉइंट्स मिलेंगे उसको। पढ़ाई के साथ इंडिया में काम किया हुआ एक्सपीरियंस के पॉइंट्स मिलते हैं। तो आपने 3 साल की पढ़ाई की, कितनी पढ़ाई होती है, कितने बच्चे पढ़ लेते हैं, एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ के पास होना है इन्होंने। मैं भी ऐसे ही हूँ, कोई हम वी आर मेजोरिटी हम सेम है, ठीक है। हमें पता है कि हमें सिर्फ पास होना है, हमें हमारी एजुकेशन ही ऐसी थी कि सिर्फ पास होना है जी। लेकिन अगर अगर स्मार्ट हो, पता है हम पास तो हो ही जाएंगे, या नंबर हमारे आ जाएंगे, या हम कर लेंगे, हमें क्लास में नंबर सुन लिया, वी कैन डू इट। तो वो टाइम जो एक्स्ट्रा है आपके पास पूरे दिन में, उसमें कहीं जॉब कर लो, इंटर्नशिप कर लो, 4 घंटे कहीं चले जाओ, कुछ चीज़ सीख लो, किसी चीज़ के माहिर बन जाओ, वो एक्सपीरियंस काउंट होगा, उसके पॉइंट्स मिलेंगे, ग्रेजुएशन के पॉइंट्स मिलेंगे। फ्रेंच सीख लो, कनाडा आ जाओ, ज़िंदगी भी बनेगी, पीआर भी जल्दी होगी, करियर भी बना लोगे। काफ़ी स्कोप है अगर आप इंडिया से कर सकते राइट हैं तो। एडवाइस को दे देता हूँ। अब जो मेजोरिटी इंडिया में जो भेजते हैं कंसल्टेंट्स हैं, जिनका प्रोफेशन है, जो बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, वो लोग एजुकेशन कंसल्टेंट्स हैं। मेजोरिटी तो वो भी नहीं है, उन्होंने तो ऑफर लेटर दिलाया, एडमिशन कराया, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, नहीं है साइंस का है तो इकोनॉमिक्स पे भेज दिया, इकोनॉमिक्स का है तो उसको बैकग्राउंड है तो साइंस में भेज दिया, सबको उठा के एक ही जनरल कोर्स में भेज दिया, उसको कोई करियर से मतलब नहीं है। आपको कनाडा जाना था, उसको कनाडा भेजना था, बात खत्म होगी। आपको जो अच्छी कंपनीज हैं, जो सीरियस हैं, जो आपको भेजते हैं, जो कहेंगे अच्छा जी मास्टर के लिए जाओ, अच्छा ये पढ़ाई मत करो, ये पढ़ाई करो, इसमें स्कोप अच्छा है, जो आपको बताते हैं कि ये पढ़ोगे तो इससे ये बेनिफिट होगा, ये पढ़ोगे तो ये बेनिफिट होगा, आजकल एआई चल रहा है तो एआई की पढ़ाई कर लो, आजकल डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना है, ये पढ़ाई करो, आजकल इसका ज़माना है तो ये पढ़ो, आपको गाइड करेंगे। ये नहीं बताएंगे सस्ता कोर्स लेके जाओ, आपको अच्छा कोर्स भेजेंगे। वो हम हो गए जेन्युइन एजुकेशनल कंसल्टेंट, उनके पास तो जाओ करियर काउंसलिंग के लिए, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं। और अगर आपका पर्पस कनाडा में पीआर होना है, तो फिर हमारे पास आओ, कोई भी लाइसेंस्ड इमिग्रेशन लॉयर या कंसल्टेंट उसके पास जाओ, जो आपको इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताएगा क्या पढ़ो, कहाँ से पढ़ो, उसके कितने पॉइंट्स हैं, और पीआर कैसे होगी इफ़ योर पर्पस इज इमिग्रेशन।
अगर पर्पस है तो। अगर सिर्फ पढ़ना है वापस जाना है तो मैं कहूँगा हमारे पास भी मत आओ। फिर तो एजुकेशन कंसल्टेंट के पास जाओ जो आपको करियर गाइडेंस दे दे, क्योंकि मेरा काम करियर गाइडेंस देना नहीं है, मेरा काम तो इमिग्रेशन कराना है। तो जो बंदा जिस काम का माहिर है उसी के पास जाओ। राइट। और दैट डजंट मीन कि अगर आप कनाडा में हो तभी आपको सर से अपॉइंटमेंट बुक करनी है। इस क्वेश्चन के आंसर से आपको इतना पता चल गया होगा कि इवन इफ़ तो आप इंडिया में भी हो तो प्लीज़ आने से पहले आप राइट गाइडेंस लेके आओ, सो दैट यहाँ पे वो आपको बेनिफिशियल हो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन सर, कि आजकल ये भी बहुत ट्रेंड है फेक रिफ्यूजी फाइल्स, क्योंकि ऑफ कोर्स पीआर डिफ़िकल्ट हो रही है, वर्क परमिट एक्सपायर हो रहे हैं, तो फेक रिफ्यूजीज़ के लिए आपकी क्या सजेशन है? ओके रूप, फेक रिफ्यूजी जिन बच्चों के वर्क परमिट खत्म हो रहे हैं उनको वापस नहीं जाना। वो अब आजकल का ट्रेंड चल रहा है कि वो रिफ्यूजी डाल रहे हैं, जी हमारे को जान को खतरा है, हम बाइसेक्सुअल हैं और हमारा ये है, हमें वहाँ पे नहीं मार देंगे, जो भी उनकी कहानी है। तो ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है जो मैं इनकरेज नहीं करता, जो मैं कहूँगा ये सब मत करो। अभी क्योंकि उनको पता नहीं है उनका इंडिया में जाएंगे तो वो वापस भी आ सकते हैं, उनको बस ये डर है नहीं जाना, ठीक है। या वो स्पाउस के साथ आए थे, स्पाउस से लड़ाई होगी तो वापस नहीं जाना, अपने बलबूते पीआर नहीं हो सकते तो वो कहने रिफ्यूजी डाल दो। या किसी को जेन्युइन थ्रेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लो मैं किसी को जज नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपके रास्ते ख़त्म होंगे, आपको लगता है, आप कंसल्ट करो, आपको अभी भी रास्ते हो सकते हैं। आउट ऑफ स्टेटस हो तो टीआरपी की एप्लीकेशन डाल सकते हो। अगर स्टेटस है और पढ़ाई नहीं करी तो आप अपने आगे पढ़ाई, कुछ भी है जस्ट आपका सिचुएशन, हमें आके एक बार मिल लो, हम आपको रास्ता बता देंगे जेन्युइन सीधे रास्ते कैसे पीआर होएगी। और अगर आपने अपना जेन्युइन रिफ्यूजी है तो हम डाल देंगे। मेजॉरिटी इमिग्रेशन वालों के पास लाइसेंस नहीं है, हमारे पास इमिग्रेशन का आईआरबी का लाइसेंस है, तो हम आपको आईआरबी में रिफ्यूजी प्रोटेक्शन डिवीज़न में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आरएडी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपील डिवीज़न रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो भी आईआरबी से रिलेटेड बॉडीज़ हैं हम इन दोनों में आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास आपने अपना केस डाल दिया और आपको लगता है आपका रिप्रेजेंटेटिव जेन्युइन नहीं है, लाइसेंस नहीं है, आपके रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, आपको सही गाइड नहीं कर रहा है, पैसे लेके भाग गया, कुछ भी है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम आपको केस टेक ओवर कर लेंगे। अगर आपने केस डाल दिया, आपको लगता है आपका रिप्रेजेंटेटिव, आपका काउंसिल कॉम्पिटेंट नहीं है, उसको एक्सपीरियंस नहीं है इस इंडस्ट्री का, इस काम का, या आप सेटिस्फाइड नहीं हो विद द सर्विस, तो हमारे पास आ जाओ, तो हम आपका केस टेक ओवर कर लेंगे। अगर आप डाउट में हो कि डालना चाहिए कि नहीं, 50-50 है, तो अब भी आ जाओ, मैं बताऊंगा कि क्यों नहीं डालना चाहिए, क्या ऑप्शंस आपके पास हैं, जेन्युइन थ्रेट है तो कैसे डालना चाहिए, कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है रेफ्यूजी बोर्ड के आगे। आपकी हियरिंग की तैयारी भी कराते हैं हम, स्ट्रांगली केस सबमिट करेंगे, क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स होती हैं वो बताएंगे, पूरी मेहनत करते हैं। कोई वो नहीं है, फॉर्मेलिटियाँ नहीं है, तो हम फॉर्मेलिटी वाला काम करते ही नहीं ना, हमारा दिल अलाउ करता है कि जी किसी के लिए हम फॉर्मेलिटी करते हैं। तो रेफ्यूजी जितने भी लोग सुन रहे हैं, इस रास्ते पे हो, डाउट है, कुछ है, ऑफिस आओ, अपॉइंटमेंट बुक करो फ़ोन करके और मिलके जाओ, डिस्कस करो अपना केस। और कहीं भी हो पूरे कनाडा में, आप एक बार हमारे फ़ोन पे बात कर लो, उसके बाद क्या यहाँ आ जाओ मिसिसागा, यहाँ आके मिल के चले जाओ, आपका काम कर देंगे, आपका केस डाल सकते हैं। अभी काफ़ी सारे क्लाइंट्स हमारे, कुछ एडमिंटन से आए, कुछ वैंकूवर से आ रहे हैं, वो सुनते हैं ऑनलाइन पॉडकास्ट एंड दे फील कॉन्फिडेंट कि हमारे अंदर उनको कॉन्फिडेंस दिखता है और वो हमें हायर करते हैं। लेकिन हम सबको बोलते हैं एक बार आ जाओ बस, चाहे 2 दिन के लिए आ जाओ, 1 दिन के लिए आ जाओ, एक बार आ जाओ, तो एक बार माइंडसेट क्लियर हो जाएगा ना समझो, उनका, देन कई वो चीज़ें समझ या के डिसीजन बनाना आसान होता है। तब उनके लिए वो चूज़ करना ज़्यादा हाँ इजी होगा। हाँ। और सर जैसे आपने बोला कि फेक तो होते हैं बट कुछ जेन्युइन क्लेम्स भी होते हैं, तो जेन्युइन क्लेम्स के रिगार्डिंग क्या सजेशन है आपकी? मेरे लास्ट आंसर में जो मैंने अभी डिस्कस इतना बताया आपको, इसमें भी काफ़ी चीज़ मैंने कवर कर दी थी। जो फेक केसेस है वो तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, काफ़ी सारे फेक केसेस के कैसे कैसे डालते हैं। कई केसेस में क्लाइंट को पता ही नहीं उसका केस डाला है, मतलब उसको उसको ये बता दिया डाल दिया है, उसको पता ही नहीं है कि क्या स्टोरी डाली है, ये उसके साथ स्कैम है। कईयों को पता ही नहीं है कि उसकी हेयरिंग आई थी, बताया ही नहीं। कईयों के साथ उसकी हेयरिंग आके चली भी गई, उसको पता ही नहीं है जी। कईयों केस रिजेक्ट हो गया, उसको बताया नहीं जी आपका केस रिजेक्ट हो गया, ठीक है। कईयों के पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे तो नहीं पता। रेफ्यूजी डालते हो तो मैं सॉरी आपको बताना भूल गया था, रेफ्यूजी डालते हो तो नॉर्मल बंदे के पास 100 तरीके पीआर लेने के। रेफ्यूजी डाल दिया तो छड़े बंदे के पास 98 रास्ते बंद कर दिए उसने, एक रास्ता रेफ्यूजी रह गया और एक रास्ता स्पॉन्सरशिप रह गया। और अगर मैरिड हो तो वो स्पाउसल वाला रास्ता भी नहीं है, तो आपके पास सिर्फ रेफ्यूजी वाला रास्ता है। और रेफ्यूजी की भी जर्नी है कि एक ये नहीं कि एक केस डाला दूसरा डाला, पहले आरपीडी का केस डाला, रिजेक्ट होगा तो अपील डालोगे, रिजेक्ट होगा जुडिशियल रिव्यू डालोगे, रिजेक्ट होगा प्रा रिक्वेस्ट करोगे, वो रिजेक्ट होगा एचएनसी डाल सकते हो।
पूरी जर्नी है, 4-5 केस है बैक टू बैक जिसको आप डाल सकते हो, आपके पास लीगल राइट्स हैं टू रिक्वेस्ट। हर टाइम आप रिक्वेस्ट करते हो कि आपको कनाडा में रहने की परमिशन मिले, प्रोटेक्शन मांगो, या अपने केस को डिफेंड करो, या आपके जो ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं। तो रेफ्यूजी कोई आसान काम नहीं है कि ये हमने डाल दिया तो मिल ही जाएगा। ये तो आपको लड़ना पड़ेगा, आपको मांगना पड़ेगा, आपको अपना केस प्रूव करना है। ओनस तो हमारे ऊपर है कि हमें प्रूव करना है कि जी हाँ हमारी जान को खतरा है। प्रूव करो कैसे खतरा है। मेंबर ने, जज ने आपसे क्वेश्चन पूछने हैं डायरेक्टली कि जी बताओ। मैंने नहीं जवाब देने, वहाँ उसने जवाब देने हैं। तैयारी मैं करा सकता हूँ, जवाब तो वो देगा। पर वही वो चीज़ है ना। अपने उसको पता होगा तो जवाब देगा। पता होगा क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैसे पूछ सकते हो, क्या जवाब देने, कैसे देने। कोई तैयारी कराएगा तो आप करोगे। ऐसे नहीं कि आपको कल रात को किसी ने कॉल कर दिया, आपके रिप्रेजेंटेटिव सुबह रहेंगे तो आ जाना। 15-15 दिन पहले तैयारियां शुरू हो जाती हैं कि आपसे ऐसे ऐसे पूछ सकते हैं, आपने ऐसे ऐसे जवाब देना है, ये आपके वो होंगे। मतलब आपको तैयारी कि कितना बोलना है, कैसे बोलना है, बहुत डीप तैयारी होती है रेफ्यूजी की। और जो सच है, सच को बोलने का तरीका होता है कि अब मान लो जज ने पूछा कुछ, आप जवाब कुछ दे रहे हो जिसका कोई सेंस नहीं है, जो कहीं और रिलेटेड है। और उस और आपके इमोशंस दिखने चाहिए। अगर सच होता है तो वो दिखता है। ऐसे नहीं है कि आपने बोल दिया और वो मान लेगा। अगर कोई एविडेंस है दिखाओ। नहीं ला सकते, प्रूव करो। मैंने अब कोशिश की थी, नहीं ला सका मैं एविडेंस। ये एविडेंस नहीं मिला, मैं ये लाया हूँ। ये नहीं मिला, मैं ये लाया हूँ। आपने अपनी तरफ से क्या क्या एफर्ट किए, सब करना है। कोई मजाक नहीं है रेफ्यूजी डालना। फिर रेफ्यूजी डाल दिया, वर्क परमिट मिल जाएगा। वर्क परमिट के बाद अगर आपको लगता है 4-5 साल बाद आप मतलब कुछ नहीं बना तो वापस चले जाएंगे, या अब हम ट्राई कर रहे हैं। कई कई लोग यूएस टाप जाते हैं। यूएस भी आप ऐसे नहीं टाप सकते, जब मन करे जी मुंह उठा के टाप दिया। इन दोनों कंट्रीज का ट्रीटी साइंड है, थर्ड कंट्री एग्रीमेंट। यूएस को लगता है कनाडा सेफ है, कनाडा को लगता है यूएस सेफ है। तो इस ट्रीटी के अकॉर्डिंगली अगर आपका रिफ्यूजी केस पहले जिस कंट्री में लैंड किया वहां डलेगा। जैसे कनाडा पहले आए हो तो पहले कनाडा पहले डालोगे, कनाडा। अमेरिका पहले आओ तो पहले अमेरिका डालोगे। अगर कनाडा डाला, रिजेक्ट हुआ तो अमेरिका जाके डाल सकते हो। सीधा टाप के जाओगे तो वहां पे डल जाएगा, वर्क परमिट मिल जाएगा। लेकिन जब वो आपकी फाइल खोलेंगे तो पता लगेगा ये तो जी कनाडा से आया बंदा, आपके रिफ्यूजी रिजेक्ट सुनेंगे ही नहीं। अभी लोगों को पता ही नहीं है। वो तो किसी को भी टाप नहीं टाप पता के ये जी सब। उन्हें गेम पवाती, उन्हें उसकी बंदे हैं, उसने भेज दिया, उसने भेज दिया। $500 दे के यूएस टाप रहे हैं और अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं। कनाडा में इतने अपॉर्चुनिटी है, नहीं है तो कम से कम किससे पूछो। कनाडा फिर भी सेफ है। अमेरिका किस गांव में जाके पढ़ोगे, कौन पूछ रहा है आपको। यहाँ फिर रिश्तेदार दूर का रिश्तेदार मिल जाएगा, वहां कौन पूछ रहा है आपको। छोटी छोटी लड़कियां 19-19 साल की, 20-20 साल की टाप रही हैं यूएस। लड़के टापते हैं 24-25 साल के, चलो साथ में 2 लड़के साथ में टाप लिए। लड़कियां टाप रही हैं छोटी छोटी साल, 18-19 साल की, कि जी हमारा यहाँ कुछ नहीं बनेगा तो टाप लो। उसको बताया किसने तेरा कुछ नहीं बनेगा? किसी के पास गाइडेंस लेने गए, किसी ने आपको बताया ये कर लो पीआर हो जाएगी? अब हम मेहनत करने से डरेंगे तो शॉर्टकट ढूंढेंगे, शॉर्टकट ढूंढेंगे तो फिर रोएंगे कि जी हमारे साथ ये स्कैम हो गया, हमारे साथ ये हो गया, इसने हमें एक्सप्लॉइट कर दिया, इसने हमारे पैसे खा लिए, ये हो गया, वो हो गया। माँ बाप को फोन करके दुखी खबरें देनी है कि उनको अच्छी खबर भी सुनानी है? अच्छी खबर भी सुनानी है। उसके लिए काम करो, मेहनत करो। 1-2 साल लगेंगे अच्छी खबर आने के लिए, पेशेंस रखनी पड़ेगी। कभी कभी लगता है, इंडिया में लगता था कनाडा में मजा है, कनाडा आके लग रहा है अमेरिका में मजा है, अमेरिका जाके लग रहा है इंडिया ठीक है। तो देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, देयर इज नो शॉर्टकट टू पीआर, देयर इज अ वे। कोई छोटा रास्ता है, कोई बड़ा रास्ता है। किसी पे आपकी अपनी स्किल्स के ऊपर है, अपनी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर है कि किसी में टाइम ज़्यादा लगेगा, किसी में कम लगेगा। आपने अपने ऊपर काम करना है। 1-2 साल में, 3 साल में पीआर हो जाएगी। और जो जेन्युइन केसेस हैं और आपको जेन्युइन सपोर्ट चाहिए इमिग्रेशन रेफ्यूजी का, आपको चाहिए कोई आपके लिए लड़े, आपको चाहिए कोई आपके लिए मेहनत करे, आपके लिए जेन्युइन एडवाइस दे, हमें सोबर इमिग्रेशन पे कांटेक्ट करो, कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करो, ऑफिस आ जाओ। आपको खुल के तसल्ली से सारा प्रोसेस समझाऊंगा, आपको गाइड करूंगा। करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कैसे करना चाहिए।
सो अगर आपको भी राइट गाइडेंस चाहिए तो प्लीज़ इधर उधर शॉर्टकट्स में मत भागो, सोबर इमिग्रेशन आओ और इनके साथ अपॉइंटमेंट बुक करो। एंड सर नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपने पहले 2 क्वेश्चन से पहले बताया था कि स्टूडेंट्स को आइल्स में 8777 चाहिए, राइट? तो इस पे आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन करोगे कि पीआर के लिए आइल्स में क्या स्कोर करना चाहिए या उसकी क्या सजेशंस हैं? ओके, एक मैजिक नंबर है, ठीक है? जितने बच्चे जो 12th के बाद आए हैं वो दो चीज़ें नहीं बदल सकते। एक, जो इंडिया की ग्रेजुएशन नहीं है उसके पॉइंट्स नहीं मिल रहे, और एक जो इंडिया का एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास सीधा आ गए हैं, वो उनका लॉस है। अगर उनको वो कवर अप करना है तो उनको आइल्स में 8777 मिनिमम लाना पड़ेगा। चाहे 50 बार 5 बार पेपर दो, 10 बार पेपर दो, 15 बार दो, देना पड़ेगा। लिस्टिंग मेट बाकियों में 7 लाओ, कोई मुश्किल नहीं है। आपके 6.5-7 तो वैसे ही आए थे इंडिया में, जिसके 6.5 है उसको 7 ही तो लाने हैं। तो मेहनत कर लो, स्ट्रैटेजी है। जो जनरल का एग्जाम है वो इजी होता है एकेडमिक से, तो जनरल का एग्जाम दो, 8777 लेके आओ। 8777 अचीव करोगे, आपका स्कोर 2 साल की पढ़ाई के बाद, जो 12th की बात है उनकी बता रहा हूँ, जो 2 साल की पढ़ाई कर लेंगे 8777 ले आएंगे, उनका स्कोर बनता है 450। 450 पे पीआर होती है अगर स्किल ट्रेड या हेल्थ केयर के आसपास है उनका है तो। हेल्थ केयर का एक्सपीरियंस 6 महीने का गेन कर लो, ट्रेड का एक्सपीरियंस 6 महीने कर लो, पीआर ले लो। कोई एम्प्लॉयर सपोर्ट नहीं चाहिए, कोई पीएनपी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। 3 साल में 6 महीने इंडिया लगा के आओ, एक्सपीरियंस गेन कराओ ट्रेड का, हेल्थ केयर का। 450 प्लस पीआर ले लो, यहाँ नहीं मिलती जॉब। तो इंडिया का 1 साल का एक्सपीरियंस ले लो, कुछ नहीं बना, 450 लेके इंडिया चले जाओ, इंडिया का 1 साल का एक्सपीरियंस गेन करो, 500 स्कोर हो जाएगा। इंडिया का 1 साल का एक्सपीरियंस 50 पॉइंट देता है अगर 8777 हो तो। आइल्स आपका अगर इंप्रूव हो जाए, आपके हर चीज़ का स्कोर बढ़ जाता है। हर एक कैटेगरी में ना? हर चीज़ आपकी आइल्स पे डिपेंड करती है। आइल्स में अगर नंबर ले आओ, बाकी चीज़ तो आपने करी दी। जो 12th के बाद, जो ग्रेजुएशन के बाद आया वो आइल्स में 777 ले आए, उसका कितना बेनिफिट है? 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ 467 बनता है, 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ 480 बनता है। कितनी एडवांटेज है 8777 लाने की। तो अगर 8777 के लिए कोशिश कर लो, 5 बार 10 बार पेपर देना पड़ जाए, 300-350 डॉलर का पेपर है, 3-4 हज़ार अपने ऊपर लगाओगे, 10 बार भी पेपर दोगे तो, और तुम रेडी हो सब इधर उधर पैसे खर्च करने के लिए, अपने ऊपर खर्चा कर लो। आइल्स इंप्रूव होगी, स्किल आपकी इंप्रूव हो रही है। आइल्स तो, इंग्लिश तो चाहिए इस कंट्री में, वो तो है ही है। रास्ते बहुत खुल जाएंगे आइल्स लेने से। ऑन्टारियो पीएनपी में एम्प्लॉयर रेडी है सपोर्ट करने के लिए, लेकिन जो ड्रॉ आता है वो ज़्यादा आता है। वहाँ पे आइल्स में अच्छा स्कोर होगा, एम्प्लॉयर तैयार है सपोर्ट करने के लिए। पीएनपी का ड्रॉ नीचे नहीं आ रहा, तो आपने आइल्स ऊपर कर लो, सीएलबी 9 ले आओ, तो ड्रॉ में नंबर आ जाएगा, क्योंकि आपको पॉइंट्स मिलते हैं उसके। ओके। हर जगह आपको आइल्स बचाएगा। अगर फ्रेंच नहीं करनी मत करो, कोई बात नहीं, आइल्स कर लो बस। और सर जैसे आपने अभी बताया कि आप इंडिया में वापस जाके एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट आया 12th के बाद, बट उसे इंडिया से कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ज़ीरो एक्सपीरियंस, तो फिर वो दोबारा वापस जाके वो गेन कर सकते हैं? हाँ, जब मर्जी चल। हाँ, तो जो 12th के बाद आए हैं या ग्रेजुएशन के बाद आए हैं, इंडिया को एक्सपीरियंस नहीं है, अभी जैसे मैंने बताया, वो 1 साल का इंडियन एक्सपीरियंस गेन करे वापस जाके, और आईएलटीएस में 8777 लेके आए, उसको 50 पॉइंट्स मिलेंगे इंडियन एक्सपीरियंस के। इधर भी तो एलएमआई खरीदते हैं, 50-50 पॉइंट हाँ, देते इधर हो, भी तो पे करते ही हैं इतना इतना। तो फिर वो इंडिया जाके 1 साल का एक्सपीरियंस गेन करो, 50 पॉइंट मिलेंगे, ये उल्टे उल्टे काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सही बात है। और सर एक मेरा क्वेश्चन ये भी है कि यहाँ पे जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, आपने बताया कि वही 12th के बाद 18, 19, 20 की एज में, तो माइंडसेट वो नहीं होता कि व्हाट इज़ गुड और व्हाट इज़ बैड ना, तो वो बैड चीज़ों में भी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो क्रिमिनलिटी कैसे अफेक्ट करती है एक स्टूडेंट के स्टेटस को? ओके, जितने लोग क्रिमिनलिटी में फंस जाते हैं, और मेजॉरिटी जो सुनने में आता है सीरियस क्रिमिनलिटी में फंसते हैं, ड्रग्स में, एक्सटॉर्शन में, आर्म्स में, पता नहीं साला किस किस उल्टी उल्टी चीज़ों में फंस जाते हैं, करते हैं चीज़ें, हरकतें यहाँ पे, उसकी पीआर नहीं होती। ड्रंक एंड ड्राइविंग की सीरियस क्रिमिनलिटी है वो, नो पीआर एट ऑल? अगर क्रिमिनलिटी पड़ गई तो आप इनएडमिसिबल हो जाते हो कनाडा में। ओके। पहले तो आपको उसको हटाना है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, जब भी हो फिर आप एलिजिबल होगे पीआर के लिए। तो क्रिमिनल एक्टिविटी से दूर रहो, उल्टे पुल्टे काम मत करो। आउट ऑफ स्टेटस हो गया कोई बात नहीं, दैट डजंट मीन कि आपको 2 नंबर के काम करने हैं। जिंदगी को बैक ऑन ट्रैक रखो। जिसको देख के इसमें घुसे थे उसका हाल देख लो, जिसको भी देख के घुसे थे उसका देख लो वो क्या कर रहा है। पीस ऑफ माइंड है, नशा करके ही सो रहा होगा, या वो अंदर होगा, या वो एंड ऑफ द डे वापस गया होगा इंडिया। अगर आपको जिंदगी बनानी है, आउट ऑफ स्टेटस हो गए हो, इट्स ओके, इन चक्करों से बाहर निकलो, टीआरपी डाल के स्टेटस रीइंस्टेट कर लो। फिर भी कितने रास्ते हैं पीआर लेने के,
जेन्युइन रिलेशनशिप है, कोई लड़की है, कोई लड़का मिल गया आपको, जेन्युइन रिलेशनशिप है, उसके थ्रू स्पाउस स्पॉन्सरशिप डाल लो। लेकिन लेकिन क्रिमिनल बंदे के साथ तो कोई पार्टनर भी नहीं मिलेगा ना उसको, उससे तो कोई शादी भी नहीं करेगा। तो आपको क्यों एक के बाद एक ब्लंडर करने हैं? पढ़ाई नहीं हुई, पहला ब्लंडर, स्टे आउट ऑफ स्टेटस हो गया, दूसरा ब्लंडर, क्रिमिनलिटी पड़ गई, तीसरा सबसे बड़ा ब्लंडर। इट्स ओके, एक ब्लंडर हो गया, दैट डजंट मीन कि दूसरा ब्लंडर करना है। एफर्ट करो, गाइडेंस लो कि अब हम क्या करें टू रीइंस्टेट, टू फिक्स दी सिचुएशन। ना कि वही चीज़ें दोबारा से दोबारा वो गलतियाँ पे जो गलतियाँ। आप मेहनत करके कनाडा में कम से कम पैसा नहीं तो स्किल्स कमा के जाओगे, वो इंडिया में काम आ जाएंगी। कोई काम सीख के जाओगे, इंडिया में जाके कुछ ना कुछ कर लोगे लाइफ में। यहाँ पे क्राइम सीख के जाओगे, इंडिया में जाके क्राइम ही करोगे। ये तो सही बात है। यहाँ पे कोई हुनर सीख के जाओगे, इंडिया जाके वो काम आएगा, पूरी लाइफ पड़ी आपकी। क्राइम करके जाओगे, इंडिया में जाके क्राइम करोगे, ना किसी और कंट्री में वो वीज़ा देना, ना घुस पाओगे। ये तो है। सो सर नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने मुझे अभी बताया था कि जॉब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पीआर में, जैसे हेल्थ केयर हो गया या फिर ट्रेड हो गया। तो इसमें कोर्स सिलेक्शन कैसे स्टूडेंट करे या फिर कैसे टारगेट करे वो वाली जॉब्स को जो कि कोर्स सिलेक्शन पे बेस्ड हो? ओके, इसका आंसर थोड़ी देर पहले मैंने दिया कि आपने जो इंडिया में आपके एजुकेशन कंसल्टेंट है उनको हायर करो, कौन सा कोर्स लेना चाहिए। लेकिन अगर पीआर ही पर्पस है तो कनाडा के लिए किसी भी इमिग्रेशन कंसल्टेंट या लॉयर से डिस्कस करो कि हम कहाँ पे आके पढ़ाई करें। बहुत सारे प्रोविंसेस हैं कि जहाँ पे आप पढ़ते हो वो आपको एडवांटेज देते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने इंडिया में 4 साल की मास्टर्स की हुई है तो कनाडा आके 1 साल की मास्टर्स कर सकते हो। अब अगर तो आपको डिप्लोमा करने की जरूरत ही नहीं थी, आप 1 साल की मास्टर करते, उतनी फीस लगती, थोड़ी सी ज़्यादा लगती, लेकिन ऑन्टारियो मास्टर स्ट्रीम के रास्ता खुल जाता, मास्टर्स के 30 पॉइंट्स मिलते हैं आपको, वो रास्ता खुल जाता, स्पाउस को स्पाउसल ओपन वर्क करा देते और डिप्लोमा में नहीं करा सकते। तो ये बात कौन बताएगा? इमिग्रेशन कंसल्टेंट या इमिग्रेशन लॉयर जो लाइसेंस्ड है, एक्सपीरियंसड है। या आरएनआईपी में जाके पढ़ लो, वहाँ पे जाके पढ़ोगे, अभी प्रोग्राम बंद है लेकिन जब भी ओपन होगा वहाँ पढ़ लो, वहाँ पढ़ते ही जॉब लो, पीआर डाल दो। एटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम है, वहाँ 4 प्रोविंसेस है, वहाँ पढ़ाई करो, पढ़ते ही पीआर डाल दो, पढ़ते ही जॉब मिल जाए, पीआर डाल दो। कितने रास्ते हैं पीआर लेने के। कौन से ऐसे छोटे प्रोविंस है, वहाँ जाओ, वहाँ पढ़ाई करो, वहाँ के आपको एडवांटेज है कि यहाँ से पढ़ाई करिए तो पीआर पाथवे आपके लिए स्पेशल है। बस उसके लिए ये है कि गाइडेंस गाइडेंस है ही नहीं। इंडिया से आ रहे हो तो ये नहीं भेड़ चाल की कोई भी कोर्स पकड़ लिया। तभी तो सरकार ने टफ किया कि 966 कोर्सेज की लिस्ट है, इन्हीं में पढ़ोगे तो पीजीडब्ल्यूपी मिलेगा। हर एक कोर्स के लिए पीजीडब्ल्यूपी नहीं मिल रहा। पर ये चीज़ की नॉलेज ही नहीं है सर। काफ़ी बच्चे यही जो वहाँ से कंसल्टेंट बता देते हैं, यही बिजनेस का हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, दैट्स इट। उसने भेजा जी, हम बाहर कनाडा भेज रहे हैं जी, कनाडा वीज़ा, बस कनाडा वीज़ा। केड़ा वीज़ा, कौन सी पढ़ाई, कौन सा कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज में भेज देते हैं, यहाँ पे उठा के वहाँ 20 लाख 30 लाख लिए, यहाँ प्राइवेट में भेज दिया। प्राइवेट कॉलेज को 1000 2000 3000 दिया, ऑफर लेटर का बच्चा यहाँ भेज दिया। ना पढ़ाई है ना कुछ है, वो बच्चा 20-30 लाख रुपए खराब कर बैठा है, ना पढ़ाई ना कुछ है। अच्छा, जिसकी फीस भर भी दी वो बच्चा वहाँ पढ़ नहीं रहा है, क्योंकि उसको पता है कि मेरी पीआर नहीं होनी। अगर उसकी पीआर ही नहीं हो रही तो वो पढ़ने क्यों जाएगा? पढ़ने फीस उसको क्यों रिफंड नहीं हो जाएगा? रही, एलएमआई के लिए उसके पास पैसे नहीं है, जॉब उसको मिल नहीं रही। क्या फ़ायदा उस चीज़ का फिर? अब जो बच्चों के नुकसान हो गए कम से कम उन्हीं से पूछ लो, ताकि और किसी का नुकसान ना हो। ये तो है। यहाँ तो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं आपको लूटने के लिए, आपके पैसे लेने के लिए। जैसे इंडिया में बैठे हैं वैसे यहाँ भी बैठे हैं, और कोई बाहर का नहीं है, सब अपने में से ही है, अपने सब अपने हैं। उनको पता है कैसे सिस्टम का फ़ायदा उठाना है, वो फ़ायदा उठा रहे हैं। और आप विक्टिम एक के बाद एक बन रहे हो। कोई ऑलरेडी बन गया, उसने बता दिया, उसकी बात मान लो। आपको पता है प्राइवेट कॉलेज में नहीं मिलता, तो जरूरी प्राइवेट कॉलेज में पैसे खराब करने हैं। कनाडा आना इंपॉर्टेंट है कि कनाडा सही तरीके से आना इंपॉर्टेंट है। अगर कनाडा आना इंपॉर्टेंट है तो जो मर्जी करो। अगर सही तरीके से आना इंपॉर्टेंट है तो साल रुक जाओ, 15 दिन रुक जाओ, महीना रुक जाओ, 6 महीने रुक जाओ, 1 सेमेस्टर रुक जाओ। कई बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन बीच में छोड़ के आ गए थे। अब ग्रेजुएशन की होती, पॉइंट्स मिलते हैं उसके, कि जल्दबाजी के चक्कर में। कई बच्चे हैं 11-11 महीने का एक्सपीरियंस है इंडिया का, और यहाँ आ गए कि कनाडा जल्दी जाना है, 1 महीने का और लेते तो 12 महीने के पॉइंट थे। 1 ईयर कंप्लीट हो जाने से। कौन बताएगा? एडवाइस वहाँ पे है ही नहीं सर। मैं आपको बता तो रही हूँ, बस वो एक ना ट्रेंड बना हुआ है, ये 2-3 कोर्स ले लो, दैट्स अब इट। ट्रेंड नहीं है, अब खत्म हो गया। अब पंजाब वाले नहीं आ रहे, थोड़े से अब डर गए। लेकिन एडवाइस तो मेरी ये है कि प्लीज़ बच्चों को संभालो, जो आगे है वही पक्के हो जाए। 2-3 साल रुक जाओ, माहौल ठीक नहीं है, इकॉनमी ठीक नहीं है। 2-3 साल बाद माहौल ठीक होगा, जरूर भेजो। इससे अच्छी कंट्री नहीं है, अच्छे लोग हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मेहनत करोगे,
करियर बनेगा, यहाँ का पासपोर्ट लोगे, पूरी दुनिया में एज अ कैनेडियन ट्रैवल कर सकते हो, मेहनत करके अपनी ज़िंदगी बन जाती है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हो। इससे अच्छा मुल्क भी नहीं है। लेकिन राइट टाइम, राइट एज, हर चीज़ होनी चाहिए। एंड सर काफ़ी टाइम 99.9% अब जो स्टूडेंट्स आ चुके हैं उनके स्टडी परमिट एप्लीकेशन पे इंडियन एक्सपीरियंस होता ही होता है, चाहे वो फेक हो चाहे वो जेन्युइन हो। व्हाट वुड यू से ऑन दैट? उसमें ओके, क्या कहोगे? जो इंडियन एक्सपीरियंस है उसके 50 पॉइंट है, ठीक है? तो उसको 1 साल का या 2 साल का हो तो 50 है, 3 साल का हो तो और ज़्यादा है, और मैक्सिमम 3 साल का ही काउंट होता है, ठीक है? तो जो इतने लोग आ रहे हैं, अपना स्टडी परमिट का टाइम जब फाइल लगाई तो अपना डालो इंडियन एक्सपीरियंस, जो जेन्युइन हो वो डालो। नहीं डाला तो यहाँ PGPPP की फाइल डालोगे तब डिक्लेयर कर दो। नहीं तो जेन्युइन है, सारा कुछ एविडेंस है, बाद में वेब फॉर्म के थ्रू भेज दो, लास्ट में PR का ऑप्शन मिलेगा तब डिक्लेयर कर देना। लेकिन जेन्युइन हो तब करना, ऐसे पंगे मत लेना। हाँ, और अगर एक्सपीरियंस लेके आओगे तो 2 फ़ायदे होते हैं, यहाँ पे जॉब लेनी आसान हो जाती है, थोड़ी दुनियादारी का पता है, ऑफिस एनवायरनमेंट का पता है, नौकरी का पता है। जो एक्सपीरियंस आओगे लेके, जो स्किल सीख के आओगे, वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मान लो आप कनाडा आ रहे हो और आपने वेल्डिंग का एक्सपीरियंस सीखा, काम किया जेन्युइन, तो आपको काम आएगा, वो यहाँ पे जॉब दिलाने में हेल्प होगी। आपने वहाँ पे मोबाइल रिपेयर सीख के आए हो, यहाँ पे मोबाइल रिपेयर की दुकान पे आपको जॉब मिल जाएगी। लैपटॉप रिपेयर सीख के आए हो, वो यहाँ जॉब मिल जाएगी। कुछ सीख के आओ, कुछ स्किल है, अगर 12th के बाद आ रहे हो तो वो कुछ सीख के आओ, जो आपको एज देगा। वो बंदा नहीं मिल रहा है यहाँ, बड़ा मुश्किल है ढूंढना, तो फिर आपको जॉब मिलेगी। और अगर एक्सपीरियंस है इंडिया का, बहुत काम आएगा, पॉइंट्स भी दिलाएगा। पॉइंट्स भी। एंड प्लीज़ जो फेक एक्सपीरियंस डाल के आते हो, जल्दबाजी में आते हो, सर ने आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बता दी, मोबाइल रिपेयर का सीखा हो, लैपटॉप रिपेयर, और भी सर ने वेल्डिंग का बता दिया, तो वेल्डिंग वो का, फोटोग्राफी का, वीडियो एडिटिंग का सीखा हो, कितनी चीज़ें हैं जो सीख सकते हो। अगर आप सीख के आओगे तो फिर आपको कैसे नहीं जॉब मिलेगी? फिर तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है ही हैं अगर आप जेन्युइनली सीख के आओगे। एंड सर नेक्स्ट क्वेश्चन, सब ये बोल रहे हैं कि पीआर नहीं है, पीआर नहीं है, पीआर बंद कर दिया गवर्नमेंट ने। जो 12th के बाद अब स्टूडेंट्स आ चुके हैं उनके लिए पीआर है या नहीं है? ओके, PR है, मान लो सबके लिए नहीं है, 100 में से 20 लोगों के लिए PR है, 80% को तो नहीं मिलेगी, या लेट मिल जाएगी। PR है, PR ऐसे नहीं सबको देनी है, उन्होंने सबको तो PR नहीं मिलनी, लेकिन जो डिजर्व करता है उसको देंगे, ठीक है? तो अब जो 12th के बाद आए हैं, मैंने होमवर्क दिया है, अपना 8777 लेके आओ, 2 साल का एक्सपीरियंस गेन करो, हेल्थ केयर में जॉब कर लो, मैंने आपको नॉक कोड बताया थे वो फॉलो कर लो, वो वाली जॉब ढूंढ लो, ट्रेड के नॉक कोड लिख लो, और ट्रेड की जॉब्स बताई हैं वो वाला एक्सपीरियंस गेन कर लो, 12th वालों की PR होती है। हेल्थ केयर मत छोड़ना। अगर 3 साल के अंदर 6 महीने इंडिया जाके एक्सपीरियंस गेन करना पड़ जाए, वो जाके गेन कर लो। फार्मेसी असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, नर्स एड, अदर हेल्थ केयर असिस्टेंट, फिजियोथेरेपिस्ट की असिस्टेंट, 40-50 जॉब्स हैं ऐसी। उसमें 33101, 33102, 33103, 33109, ये जॉब्स कर लो, एक्सपीरियंस गेन कर लो, 6 महीने का, PR हो जाएगी। अगर इंडिया जाके लेना है, पूरा साल नौकरी करोगे यहाँ, कर लो, PR हो जाएगी। कोई एम्प्लॉयर LMI देता है, PNP देता है, ले लो, PR हो जाएगी। फ्रेंच सीख लो, PR हो जाएगी। स्किल ट्रेड की ओंटारियो में 1 साल नौकरी करो, PR हो जाएगी। काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं मतलब 12th के बाद भी। कोई स्पाउस जेन्युइन रिलेशनशिप आपको मिल गया कनाडा में, जो जो PR सिटीजन है, तो वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है। आपका वर्क परमिट खत्म हो रहा है, उसका 3 साल का 2 साल का वर्क परमिट पड़ा है, तो स्पाउसल ओपन वर्क परमिट लग सकता है। वो मास्टर्स कर रहा है तो स्पाउसल ओपन वर्क परमिट लग सकता है। आपका स्पाउस इंडिया से बैचलर्स की हुई है, यहाँ मास्टर्स करने आ रहा है, तो स्पाउसल ओपन वर्क परमिट लग सकता है, आपका एक्सटेंशन मिल जाएगा। आप अगर शादी कर लोगे तब भी ये सब हो सकता है, शादी नहीं करनी, कॉमन लॉ में रहना है, तो भी ये सब हो सकता है। लिव इन में रह के भी हो सकता है। 12 महीने आपको प्रूफ करना है कि आप कॉमन लॉ में रह रहे हो। ओके। और सर मुझे एक ये भी बताओ, जैसे अब आपने काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ बता दी कि 12th के बाद पीआर है। फॉर एग्जांपल कि कोई स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं कि उन्होंने 12th के बाद आए हैं, कोर्स उनका कुछ कुछ और है, बिजनेस रिलेटेड है, एंड उसके बाद वो स्विच कर सकते हैं लाइक PSW या अर्ली चाइल्डहुड हाँ, करके पीआर के हाँ, ऑप्शंस? अगर आपकी पढ़ाई कोई भी है और आपने जॉब कोई भी कर ली, इट्स ओके, एज लॉन्ग एज उस जॉब के लिए एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, उस जॉब के लिए लाइसेंस नहीं चाहिए, उस जॉब के लिए कुछ सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, आप कर सकते हो। आपने पढ़ाई हेल्थ केयर में की, आप बिजनेस में काम कर रहे हो, ओके। आपने पढ़ाई बिजनेस की, काम हेल्थ केयर में कर रहे हो, ओके। एज लॉन्ग एज उसमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, एज लॉन्ग एज लाइसेंस नहीं चाहिए, लाइसेंस कर सकते हो। आपने 2 अलग अलग नौकरियां करी हैं, 3 अलग अलग नौकरियां करी हैं, आपने नॉक कोड कुक का काम किया, 0123 में आता है। आपने सिक्योरिटी सुपरवाइजर किया, 0123 में आता है। आपने ऑफिस एडमिन का काम किया, 0123 में आता है।
ये सारी मिला के Okay. एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा आपका। मतलब डिफरेंट जॉब्स भी आपको डिफरेंट जॉब्स भी एक्सपीरियंस आपको मर्ज गैदर करके करके एक्सपीरियंस देती हैं। आवर्स आपके बनते हैं। ओके। एंड सर स्टूडेंट्स को फ्रेंच सीखनी चाहिए या फिर नहीं, 50-50? ओके, जो 12th के बाद आया उनके लिए तो मैं रिकमेंड करूंगा सीखनी चाहिए, या वो कोई भी लैंग्वेज दूसरी सीखना को मजाक नहीं है, ठीक है। अगर आप मेहनत करो, दिन का 1-2 घंटे निकालने को तैयार हो और अगला 1 साल देने को तैयार हो, या तो मजबूरी है या आपका शौक है, तो आप जरूर सीखो, और आप सीखना चाहते हो तो जरूर सीखो। 12th के बाद वाले के लिए रिकमेंडेड है, सीखो, बहुत आसान हो जाएगा पीआर लेना, क्योंकि इनके फ्रेंकोफोन कैटेगरी में इन्होंने बहुत बड़ा कोटा रखा हुआ है, उनको इन्होंने पीआर देनी है फ्रेंच वालों को। तो आप 350 पे भी फ्रेंच के पीआर हुई है, 298 पे ओंटारियो वालों ने पीआर कराई है, 400, 450, 490, 490 तो नहीं, 390 पे पीआर हुई है। बहुत कम है 390 देखा जाए तो। फ्रेंच पे पीआर हुई है लोगों की। अब आपको देखना है आप फ्रेंच सीख सकते हो कि नहीं। CLB 5 फ्रेंच में अचीव कर लो तो वर्क परमिट लग जाएगा फ्रेंकोफोन के अंदर, LMI की जरूरत नहीं है। CLB 7 अचीव कर लो तो पीआर डाल दो। 5 अचीव करने के 4-5 महीने की मेहनत चाहिए डेडिकेटेड, और फिर 4-5 महीने मेहनत करो फिर पीआर हो जाएगी। मतलब फ्रेंच सीखने का एट द एंड आपको बेनिफिट ही है। ओके। एंड सर अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये क्वेश्चन मैंने पर्सनली भी पूछना था कि कौन सी जॉब्स हैं जिन पे टारगेट किया जाए जो बेसिकली आगे आपकी हेल्प करेंगी, या फिर जो अभी करंट स्टूडेंट्स भी हैं वो इन फ्यूचर उनको बेनिफिशियल होगी। जितने ही बच्चे हैं कनाडा में, वो तो कोशिश करके टारगेट करें हेल्थ केयर की जॉब्स, ट्रेड की जॉब्स, तो आपको पीआर मिलेगी। हेल्थ केयर में 33101, 33102, 33103, 33109 को टारगेट कर लो। कोई लाइसेंस, कोई एक्सपीरियंस कुछ नहीं चाहिए, कोई सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए। ट्रेड में कारपेंटर, वेल्डर, कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर और रेजिडेंशियल कमर्शियल इंस्टॉलर, इसको टारगेट कर लो। पूरे कनाडा में कहीं भी पीआर हो जाएगी। अगर आपने एक कोर्स कोई भी कर लिया जनरल, दूसरा कोर्स हेल्थ केयर या ट्रेड का कर लो, जॉब्स लेनी आसान हो जाएगी। सेकंड कोर्स हम करा देंगे, हम एडमिशन करा देंगे। एक कोर्स आपने चूज कर लिया, पढ़ लिया, सेकंड कोर्स में एडमिशन लेना हम करा देंगे, ठीक है। पीआर आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, अभी करियर और पैसा भी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, अभी पीआर आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। वंस यू गेट योर पीआर, उसके बाद जिंदगी बनाओ, करियर बनाओ, फिर मेहनत करो। अभी पीआर ले लो, रेस लगी हुई है, जल्दी जल्दी पीआर ले लो। जो ले सकता है, जिसको जितना टाइम लग रहा है, इट्स ओके, लेकिन यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स योर गोल। पीआर इज द अल्टीमेट गोल अभी फर्स्टली फॉर नाउ प्राइमरी के लिए। प्राइमरी आपका ये है, इसके बाद जिंदगी बनाएंगे, करियर बनाएंगे, मेहनत करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर हमारे इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर इतनी पेशेंटली देने के लिए। एंड थैंक यू सो मच गाइस, आपने भी सारे क्वेश्चंस के आंसर इतने पेशेंटली सुने, लास्ट तक पॉडकास्ट देखा। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच सर। नो प्रॉब्लम जी, नो प्रॉब्लम। जितने भी लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, ये पॉडकास्ट आपके लिए हेल्पफुल था, आपको वैल्यू मिली, हमने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करी, आपको लगता है हम कुछ आपके लिए कर पाए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अपनी शेयर कर सकते हो किसी फ्रेंड के साथ जिसको ये पॉडकास्ट हेल्पफुल होगा, जिसके लिए। अगर आपको अपनी कंसल्टेशन बुक करनी है तो इस वीडियो के नीचे हमारी अपॉइंटमेंट बुक करने का लिंक होगा, वहाँ पे क्लिक करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और बाकी सारे चैनल्स पे, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और जहाँ जहाँ आप हमें सुनते हो, वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हो। और थैंक यू, कीप वॉचिंग सोबर इमिग्रेशन की वीडियोस, पॉडकास्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू एंड फॉर योर सपोर्ट।